अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। मेरे कामिल उमैरा अहमद केस नंबर 20। अभी क्या वक्त है? सुबह के 6 बज रहे हैं। समीर ने तुम्हें रात को पेन किलर्स दिए थे, इसलिए तुम अभी तक सो रहे थे। फुरकान को बात करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसकी नज़रों में एक अजीब सी सर्दमोड़ी महसूस हो रही थी, यूँ जैसे फुरकान इसे तीसरे शख्स की हालत के बारे में बता रहा था। तुम मुझे दोबारा। सलार ने इसे खामोश होते हुए देखकर कहना शुरू किया, फिर कदरे उलझे अमीज़ अंदाज में रुका, आंखें बंद किए, जैसे ज़ेन पर जोर दे रहा था। हाँ, कोई ट्रैंक्विलाइज़ दे दो, मैं बहुत लंबी नींद सोना चाहता हूँ। सो जाना, मगर ये तो बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, सलार ने बेजारी से कहा। मैं और मैं फिर फुटपाथ पर गिर पड़ा। गिरने से चोटें लग गईं। फुरकान ने इसे गौर से देखा। कुछ खा लो। सलार ने इसकी बात काटी। नहीं, भूख नहीं है। तुम बस मुझे कुछ दो, टैबलेट, इंजेक्शन, कुछ भी। मैं बहुत थका हुआ हूँ। इस्लामाबाद तुम्हारे घर वालों। सलार ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। नहीं, इतला मत करना। मैं जब सो कर उठूँगा तो इस्लामाबाद चला जाऊँगा। इस हालत में तुमने कहा है मैं ठीक हूँ। ठीक हो, मगर इतने भी ठीक नहीं हूँ। 2-4 दिन आराम करो, यहीं रहो। लाहौर में फिर चले जाना। अच्छा, फिर तुम पापा को या मम्मी को इतला मत देना। फुरकान ने कुछ उलझे हुए अंदाज में इसे देखा। इसके माथे पर चंद बल आ गए थे। अच्छा, और कुछ? बैंकोलाइज। फुरकान इसे सोचते हुए देखने लगा। मैं रहूँ तुम्हारे पास? फ़ायदा, मैं तो अभी सो जाऊँगा। तुम जाओ, जब मैं उठूँगा तो तुम्हें कॉल करूँगा। इसने बाजू के साथ अपनी आंख ढांप ली। इसके अंदाज में मौजूद रूखेपन का और सर्द मोड़ी ने फुरकान को कुछ और परेशान किया। इसका रवैया बहुत अबनॉर्मल था। मैं समीर से बात करता हूँ, मगर ट्रैंक्विलाइज चाहिए तो पहले तो तुम्हें कुछ खाना होगा। फुरकान ने उठते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सलार ने आंखों से बाजू नहीं हटाया। दोबारा इसकी आंख जिस वक्त खुली उस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था, इसके पास कोई भी नहीं था। जिस्मानी तौर पर सुबह से ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी टांगों से कंबल पड़े हटाकर इसने लेटे लेटे बाएं टखने और घुटनों में उठी हुई टीसों को नज़रअंदाज करते हुए टांगों को सुखेड़ लिया। इसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इतनी घुटन जैसे किसी ने इसके सीने को जकड़ लिया हो। वो इसी तरह लेटे लेटे छत को घूरता रहा। फिर जैसे इसे कोई ख्याल आया, वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सलार ने दरवाज़ा खोल दिया। फुरकान को देखकर वो हैरान हुआ। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सलार। फुरकान इसे देखते हुए नाराज़गी से बोलने लगा। यूँ किसी को बताए बगैर समीर की क्लिनिक से चले आए। मुझे परेशान कर दिया था तुमने, ऊपर से मोबाइल को भी ऑफ कर रखा है। सलार ने कुछ नहीं कहा। वो लंगड़ाता होकर एक बार फिर अपने बैग के पास आ गया जिसमें वो अपनी चीज़ें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका। हाँ, सलार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। कहाँ? सलार ने बैग की जिप बंद कर दी और बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद। फुरकान इसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। नहीं, सलार ने इसे देखते हुए कहा। फिर कराची जा रहा हूँ। किस लिए? फुरकान ने हैरानी से पूछा। फ़्लाइट है मेरी, पेरिस की। हाँ, 4 दिन बाद है तुम्हारी फ़्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फुरकान इसे देखने लगा। समीर का अंदाज़ा ठीक था। इसके चेहरे का तासुरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहाँ। क्या काम है? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलके झपकाए बगैर चुपचाप इसे देखता रहा। फुरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में इसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सलार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्द मोड़ी थी, यूँ जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, इसे और अपने आप को भी। वो डिप्रेस था। फुरकान को कोई शुबा नहीं था, मगर इसका डिप्रेशन इसे कहाँ ले जा रहा था फुरकान ये जानने से कासिर था। तो मैं आखिर क्या परेशानी है सलार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सलार ने तौकीफ़ किया, फिर कंधे झटकते। कोई परेशानी नहीं है। तो फिर? सलार ने फुरकान की बात काट दी। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार इस तरह हो जाता है मुझे। मैं डॉक्टर हूँ सलार, फुरकान ने संजीदगी से कहा। माइग्रेन को कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं था। तो तुम बताओ और क्या वजह हो सकती है? सलार ने उल्टा इससे सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सलार पलके झपक नहीं सका। फुरकान कहाँ पहुँचा था? हाँ, वो नहीं जानता था। इसने नहीं क्यों नहीं कहा था? किसी में इन्वॉल्व हो तुम? फुरकान के अपने अंदाजे सही होने पर जैसे यकीन नहीं आया। फुरकान बहुत देर चुप बैठा इसे देखता रहा, यूँ जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसी के साथ इन्वॉल्व हो? तुम इसे नहीं जानते। शादी नहीं हो सकी तुम्हारी इसके साथ। सलार इसे देखता रहा, फिर इसने कहा हो गई थी। इसके लहजे में आंच थी। शादी हो गई थी? फुरकान को फिर यकीन नहीं आया। हाँ। फिर तलाक हो गई? इसने पूछा। नहीं।
तो सलार के पास आगे बताने के लिए कुछ नहीं था। तो बस क्या, सलार इसके चेहरे से नजरें हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दबाए हाथ में मौजूद दिल की लकीर पर फेरता रहा। क्या नाम है इसका? फुरकान ने मध्यम आवाज में इससे पूछा। वो एक बार फिर इस तरह लकीर को छूते हुए बहुत देर तक खामोश रहा, बहुत देर। फिर इसने कहा, इमामा हाशिम। फुरकान बेइख्तियार सांस लिया। इसे अब समझ आया था कि वो इसकी छोटी बेटी को ढेरों के हिसाब से तोहफे क्यों दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब से सलार से इसकी शानसाई हुई थी और सलार का इसके घर आना शुरू हुआ था, सलार और इमामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान जाने के बाद भी इसे वहाँ से कुछ ना कुछ भिजवाता रहता था। मगर फुरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी, वो कभी इमामा का नाम नहीं लेता था और वो खुद इसके साथ बात करता तो इसे नाम के बगैर मुखातिब करता रहता। फुरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी, मगर इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब इमामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों इसका नाम नहीं लेता था। वो अब रुक रुक कर बेरब्त जुमलों में मध्यम आवाज में इसे अपने और इमामा के बारे में बता रहा था। फुरकान दम साधे सुन रहा था। जब वो सब कुछ बताने के बाद खामोश हुआ तो बहुत देर तक फुरकान भी कुछ नहीं बोल सका। इसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तसल्ली दे या फिर कुछ और कहे, कोई नसीहत। तुम इसे भूल जाओ, इसने बिल आखिर कहा। सोच लो कि वो जहाँ भी है खुश है और महफूज है। ज़रूरी नहीं इसके साथ कोई सानिया ही हुआ हो सकता है वो बिल्कुल महफूज हो। फुरकान कह रहा था, तुमने इसकी मदद की जिस हद तक तुम कर सकते थे। पछताओं से अपने आप को निकालो, अल्लाह मदद करता है। तुम्हारे बाद हो सकता है इसे तुमसे बेहतर कोई और मिल गया हो। तुम क्यों इस तरह के बहम लिए बैठे हो? मैं नहीं समझता कि जलाल से इसकी शादी ना होने की वजह तुम थे। जो कुछ तुमने मुझे जलाल के बारे में बताया है, मेरा अंदाज़ा यही है कि वो किसी सूरत में इमामा से शादी ना करता। चाहे तुम सच में आते ना आते, कोशिश करते ना करते। जहाँ तक इमामा को तलाक ना देने का सवाल है, इसे चाहिए था वो तुमसे दोबारा राब्ता करती। वो ऐसा करती तो यकीनन तुम इसे तलाक देते। अगर इस मामले में तुमसे कोई गलती हुई भी है तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि तुम पछता रहे हो। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे हो, ये काफ़ी है। मगर इस तरह डिप्रेशन का शिकार होने से क्या होगा? सलार की खामोशी से इसे उम्मीद बंधी कि शायद इसकी कोशिश रंग ला रही थी। मगर एक लम्हा तहरीर के बाद जब वो खामोश हुआ तो सलार उठकर अपना ब्रीफ केस खोलने लगा। क्या कर रहे हो? फुरकान ने पूछा। मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। वो अब अपनी ब्रीफ केस में से कुछ पेपर्स निकाल रहा था। फुरकान की समझ में नहीं आया वो इससे क्या कहे। वो पिछले कई सालों में कई बार पाकिस्तान आता जा रहा था। इसे कभी वापस जाते हुए इस किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होना पड़ा था जिस किस्म की कैफियत का शिकार वो इस बार हुआ था। जहाज़ के टेक ऑफ के वक्त एक अजीब सा खालीपन था जो इसने अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया था। इसने जहाज़ की खिड़की से बाहर झांका। बहुत दूर तक फैली हुई इसे खत्ते में कहीं इमामा हाशिम नाम की एक लड़की भी थी। वो वहाँ रहता तो कभी कहीं किसी वक्त किसी रूप में वो इसे नज़र आ जाती, इसे मिल जाती, या कोई ऐसा शख्स से मिल जाता जो इससे वाकिफ़ होता। लेकिन वो अब जहाँ जा रहा था इस ज़मीन पर इमामा हाशिम कहीं नहीं थी। कोई भी इत्तेफाक इन दोनों को आमने सामने नहीं ला सकता था। वो एक बार फिर एक लंबे अरसे के लिए इम्कान को छोड़कर जा रहा था। वो ज़िंदगी में कितनी बार इम्कान को छोड़कर जाता रहा था। 10 मिनट के बाद पानी से ट्रैंक्विलाइज़र को निकालते हुए इसे एहसास हो रहा था कि वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा था। वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन कभी नहीं आ सकेगी। 7वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए भी इसे एहसास हो रहा था कि वो वहाँ जाना नहीं चाहता था, वो कहीं और जाना चाहता था। कहाँ? इसने अपार्टमेंट के दरवाजे को लॉक किया, लाउंज में पड़े टीवी को ऑन किया। CNN पर न्यूज़ बुलेटिन आ रहा था। इसने अपने जूते और जैकेट उतार कर दूर फेंक दिए, फिर रिमोट लेकर सोफे पर लेट गया। खाली अल ज़हनी के आलम में वो चैनल बदलता रहा। एक चैनल से गूंजती आवाज़ ने इसे रोक लिया। एक गैर मारूफ सा गुलकार कोई गज़ल गा रहा था। मेरी ज़िंदगी तो फ़राक है, वो अज़ाल से दिल में मकीन सही, वो निगाहें शौक़ से दूर है, रगे जहाँ लाख करीब सही। इसने रिमोट अपने सीने पर रख दिया। गुलकार की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद वो इसके जज्बात को अल्फाज दे रहा था। हमें जान देती है एक दिन वो किसी तरह, वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हमें सही। शायरी, क्लासिक म्यूज़िक, पुरानी फिल्में, इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक, इसे इन तमाम चीज़ों की वर्थ का अंदाज़ा पिछले कुछ सालों में ही होना शुरू हो गया था। पिछले कुछ सालों ने इसकी मौसीकी के इंतखाब को बहुत आला कर दिया था, और उर्दू गज़लें सुनने का तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरे तूर हो, सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है,
وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرا نہیں تو نہ سہی۔ سالار یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ ساتویں منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اون پر دیکھ سکتا تھا۔ عجیب و وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ وہ جو فیصلہ وہ سنائیں، اسے حشر پر نہ اٹھائیں، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ وہ کھڑی کھڑکیوں کی شیشوں کے باہر اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بھری، اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے، ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب مجھے لگی تھی، اسے دیکھنے کی لوگی تو نصیب دیکھ ہی لیں گے۔ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلاتا ہوا وہ صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سینٹرل ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لوگی وہ نصیب دیکھ ہی لیں گے۔ ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ گلوکار مکتا دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے پر مصروف تھیں۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبی جا رہی تھی۔ استعفیٰ کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے اثار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے قریب کی اس سٹیج پر وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک، اور اگر چلو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی، بزنس نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے، میں یہاں پر رہ نہیں پا رہا۔ اب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا، سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصے بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے ہوئے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اس اسکول کی وجہ سے واپس آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کریئر میں اس طرح کا اسٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، باقی تم میں چور ہو، اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے بعد اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دہرائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کے ایک نئے برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر ثابت علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیت کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا۔ ایک ایکسپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا،
मगर पाकिस्तान आ जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मुख्तलिफ मौका पर अपने ज़ेर तरबियत ऑफिसर को दिए जाने वाले लेक्चर्स के लिए इसे बुलवाती रहती। लेक्चर्स का सिलसिला भी इसी के लिए नया नहीं था। मैं ज़ेर तालीम रहने के बाद वो वहाँ मुख्तलिफ क्लासेस याले को लेक्चर देता रहा। ये सिलसिला न्यूयॉर्क मुंतकिल हो जाने के बाद भी जारी रहा, जहाँ वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डिपार्टमेंट पर होने वाले सेमिनार में हिस्सा लेता रहा। बाद में इसकी तवज्जो एक बार फिर इकनॉमिक्स की तरफ मबसूल हो गई। पाकिस्तान में बहुत जल्द वो इन सेमिनार्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था जो IB और फास्ट LUMS जैसे इदारे करवा रहे थे। इकनॉमिक्स और ह्यूमन डिपार्टमेंट वाहिद मौजू थे जिन पर खामोशी इख्तियार नहीं किया करता था। वो इसकी पसंदीदा मौजू गुफ्तगू थे और सेमिनार्स में इसके लेक्चर्स का फीडबैक हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा था। महीने का एक वीकेंड अपने गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था और वहां रहने के दौरान वो ज़िंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था। हमने अपनी गुर्बत अपने देहात में छुपा दी है, बल्कि इसी तरह जैसे लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। इस स्कूल की तामीर का आगाज़ करते हुए फुरकान ने एक बार इससे कहा था और वहाँ गुजारे जाने वाले दिन इसे इस जुमले के हौलनाक का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से ना आशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम के दौरान दूसरे एशिया ममालिक के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदूद को भी पार कर जाने वाले लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं-12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोज़गार है ना सहूलतें। वो अपनी आधी ज़िंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन से इखलाकियात सिखा सकते हैं आप इस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर ख़त्म हो जाता है। और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदों पर मस्जिदें तामीर करते हैं, आलीशान मस्जिदें पर शिकवा मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ औक़ात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तल्खी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं, अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिद बनाने पर यकीन नहीं रखता जहाँ लोग भूख से खुदकुशियाँ करते फिर रहे हों, जहाँ कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो। वहाँ मस्जिद की बजाय मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिस्क कमाने का मौका तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा। इसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो इसे अंदाज़ा हुआ था फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफर तक ले गई थी। छोटी छोटी ज़रूरतें इनके असाब पर सवार थीं और जो इन मामूली ज़रूरतों को पूरा कर देता वो जैसे इसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। इसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज़ दफ़ा लोगों की कतारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपये ही मिल जाए, मगर कुछ पैसे तो आएँ। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल ख़राब कर दी। अगली फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अब थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर देते, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, कसूर भी नहीं बताते, बस कहते हैं हमारी मर्जी, जब तक चाहें अंदर रखें, तुम IGO के पास जाओ। पटवारी मेरी ज़मीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलर्ट कर रहा है, कहते हैं मेरा कागज़ जाली है। बेटा काम के लिए पास से गांव जाता है, रोज़ 8 मील चल कर आना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंड पंप लगवाना है, आप मदद करें। वो ताज्जुब से इन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के ये मामूली काम भी इनके लिए पहाड़ बन जाते हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो ज़िंदगी के कई साल ज़ाया कर देते हैं। वो सोचता महीने के एक वीकेंड पर जब वो वहाँ आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा लेकर आता। वो रुपये छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी ज़रूरतें पूरी कर देते थे। इनकी ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ ले आते थे। इसके लिखे हुए चंद सिफारिशी रखे और फ़ोन कॉल्स इन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में नज़र न आने वाली बीड़ियों को कैसे उतार देते, इसका एहसास शायद सलार को खुद भी नहीं था। लाहौर में क़याम के दौरान वो बाकायदगी से डॉक्टर ज़बीद अली के पास जाता था। इनके
وہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر وہ یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر ثابت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو اس کا سماں بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی باتوں کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے تھے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کا حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوصی جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آپ بیٹھنے والوں کے لیے استبار پر ایک جملہ پیش کرتا: میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتہ ایک بار وہاں سے ڈاکٹر ثابت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر ثابت علی کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا، ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا، ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اس سوال پر آ پہنچی تھی: واپس پاکستان کب آ رہے ہو؟ بے اختیار سالار کا دل بھرایا، اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا: دعا کیجیے گا۔ سالار آخر میں کہتا: کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا: اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا: پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر ثابت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر ثابت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ ان کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو جھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے ریاست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانت داری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے، ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر ثابت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ اگلے کیس دیکھنے یا سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔